प्रकृति के बारे में कभी कोई कुछ नहीं कह सकता। जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप भी ये बात बोलने को मजबूर हो जाएंगे। बटरफ्लाई माइग्रेशन। जब बात चलती है पक्षियों के इधर उधर जाने की तो ये माना जाता है कि लिस्ट में तितलियों का तो कोई नाम ही नहीं है। इस लिस्ट में हम सिर्फ पेंगुइन्स या फिर कुछ बड़े पक्षियों का ही नाम लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए तितलियां भी एक कमाल का माइग्रेशन फिनोमिना दुनिया को दिखाती हैं। हर साल करोड़ों मोनार्क तितलियां नॉर्थ अमेरिका से अपना प्रवास शुरू करती हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि तितलियां हर तरह के मौसम को झेल लेती हैं, लेकिन मोनार्क बटरफ्लाइज नॉर्थ अमेरिका की हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना नहीं कर पाती। इसलिए जब इन्हें लगता है कि मौसम में ठंडी आ चुकी है तो उसी वजह से ये अपना रुख साउथ की तरफ कर लेती हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ मोनार्क बटरफ्लाइज ही हैं जो इस तरह का प्रवास करती हैं। जब इनका प्रवास शुरू होता है तो नॉर्थ अमेरिका के कुछ शहर पूरी तरह से तितलियों से लद जाते हैं। उनके पेड़ों की हालत कुछ ऐसी होती है और इनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है मैक्सिको के सियारा मैड्रे माउंटेन्स। यकीन मानिए इन दोनों जगह के बीच की दूरी 3000 मील की है और ये पूरी यात्रा ये तितलियां सिर्फ हवा के बहाव पर ही निर्भर रहकर कर पाती हैं। अब बात करते हैं उस फोटो की जिसे देखकर आप ये वीडियो देखने आए हैं। जी हाँ, थंबनेल की। तो ब्राजील में एक बाइक सवार ने हाल ही में चलते चलते एक फोटो खींची जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा अज्ञात क्रिएचर आसमान की तरफ खड़ा है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ सोचने लगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ एक तरह का खास क्लाउड फॉर्मेशन है। ये फोटो जैसे ही इंटरनेट पर आई तुरंत वायरल हो गई क्योंकि लोगों ने इस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया। उन्हें लग रहा था कि बहुत बड़ा जीव आसमान से पृथ्वी पर उतरा है और ये फोटो उसकी है। खैर, आपको क्या लगता है ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रकृति का करिश्मा है या फिर सच में कोई राक्षस पृथ्वी पर घुस आया है? कमेंट्स में पिक मी लिखने के साथ साथ मुझे अपने विचार इस पॉइंट पर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को प्लीज एक लाइक दे दें। पेनिटेंटेज। अगर आप भी अपने शहर या गांव की भीड़-भाड़ से परेशान हो चुके हैं और खुद को थोड़ा आराम देना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए कैसी रहेगी? जी हाँ, यहाँ पर आते ही आपको लगने लगेगा कि आप पृथ्वी से हटकर किसी और ही ग्रह पर आ गए हैं। आपने ऐसे किसी नज़ारे को जरूर किसी मूवी में देखा होगा जिन्हें मूवीज में आइसिकल्स का नाम दिया गया है। लेकिन आप डरिए मत, ये आइसिकल्स नहीं बल्कि ये तो असल में पेनिटेंटेज हैं। ये बहुत अजीब तरह की बर्फ की कलाकृतियां जो पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और ऐसी कलाकृतियां सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ही बन सकती हैं। और आपको इस तरह की पेनिटेंटेज देखनी हो तो किसी भी बर्फीले इलाके में 13,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर चले जाएं तो आपको भी ये दिख जाएंगी। है ना कमाल? आमतौर पर इन्हें देखकर लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन ये पूरे प्रकृति के सबसे खूबसूरत फिनोमिनाज में से एक है। लेकिन इन्हें सिर्फ दूर से ही देखिए, अगर आप इनके बीच में गए तो जरूर कहीं फंस जाएंगे। यकीन मानिए आपका बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सार्डिन रन। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको तितलियों का माइग्रेशन बताया था जो यकीनन बहुत कमाल का था, लेकिन उससे भी कमाल का माइग्रेशन होता है सार्डिन नाम की मछलियों का। आज दुनिया का हर वो इंसान जो समुद्र की नॉलेज रखता है उससे जाकर अगर आप पूछेंगे कि समुद्र में सबसे सटीक कांटेक्ट किस जानवर का है तो वो आपको सार्डिन का ही नाम लेगा। जी हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, खुद ही देख लीजिए इन सार्डिन मछलियों का ग्रुप कैसे हमेशा एक ही दिशा में आगे चलता है। अगर आपको ये कारनामा देखना है तो सदर्न अफ्रीका के पानी में जाना होगा और इस तरह का प्रवास मई से जुलाई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अरबों की संख्या में सार्डिन मछलियों का ऐसा झुंड ग्वाला के तट से बहता हुआ साउथ अफ्रीका के पूर्वी तट तक जाता हुआ दिखेगा। ये माना जाता है कि अफ्रीका में होने वाला ये माइग्रेशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन है क्योंकि इस टाइम पर एक नहीं बल्कि कई खरब मछलियां एक साथ ट्रेवल करती हैं। लेकिन उनका ये माइग्रेशन बिल्कुल भी पक्का नहीं होता। कुछ साल तो लगातार ये आपको इधर उधर भागती हुई दिख जाएंगी, लेकिन कभी कभी आपको एक भी सार्डिन यहाँ नहीं दिखाई देगी। जब इसका जवाब वैज्ञानिकों से मांगा गया तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन सभी वैज्ञानिकों ने एक बात पर सहमति बनाई और वो था पानी का तापमान। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद ये मछलियां तभी इस पानी से बाहर निकलती हैं जब यहाँ का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, लेकिन पक्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खैर, मैंने आपको बता दिया है। अब आपसे इसके बारे में कोई पूछेगा तो आप भी इसके बारे में आगे बता पाएंगे। लाइट पिलर्स। सच सच बताइए, आपको आसमान से इस तरह का एक लाइट बीम आता हुआ दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा? जी हाँ, सही सोचा, मैं भी यही सोच रहा था, एक एलियन। लेकिन आप और मैं यहाँ पूरी तरह से गलत हैं, बल्कि ये तो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो किसी भी लाइट सोर्स के साथ बन सकता है। लेकिन इस फिनोमिना को होने के लिए कुछ खास सिचुएशन होना बहुत जरूरी है और वो सिचुएशंस हैं वातावरण में छोटे छोटे बर्फ के कण मौजूद होना। और जैसे ही उन छोटे छोटे बर्फ के कणों पर आप नीचे से लाइट डालेंगे तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक
एक के बाद एक कणों से टकराकर ऊपर की ओर जाएगी और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवा में लाखों करोड़ों शीशे लटका दिए हों और बीच में एक बल्ब जला दिया हो। लेकिन अभी आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें एक हरी रोशनी आपको आसमान में दिख रही होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि इस तरह की हरी रोशनी प्रकृति के कौन से काम की वजह से पैदा होती है और ये कहाँ पाई जाती है? सुपर स्टॉर्म्स। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि अब मैं किसी छोटे मोटे तूफान की बात नहीं कर रहा। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सुपर सेल स्टॉर्म्स की। और यकीन मानिए ये तूफान अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहाँ आम तूफान धरती पर कहर मचाते हैं, जबकि ये सुपर सेल तूफान धरती से ऊपर उठकर कुछ इस तरह का कोहराम मचाता है। इस तरह के तूफानों को मेसोसाइक्लोन भी कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में आप इन्हें रोटेटिंग थंडरस्टॉर्म भी कह सकते हैं। बेशक इस तूफान के बारे में दो सबसे बड़ी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, ये पूरी दुनिया में सबसे कम आते हैं। दूसरी, जब आते हैं तो इनका परिणाम सबसे भयंकर होता है, क्योंकि जहां आम तूफान 1-2 किलोमीटर चौड़े होते हैं, वहीं एक सुपर सेल स्टॉर्म पूरे 35 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। और अब इतना बड़ा तूफान है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कई घंटों तक कोहराम मचाएगा। डराने वाली बात यह है कि अगर हालात सही बने तो ये तूफान दुनिया में किसी भी जगह पर पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये तूफान सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जगह है टॉर्नेडो वैली, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सुपर सेल्स जन्म लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जगह पर तो अपना घर कभी नहीं बनाना चाहेंगे। द ग्रेट ब्लू होल। वैसे तो बेलीज में घूमने के लिए कई जगह हैं, लेकिन इनमें से सबसे कमाल की जो जगह है उसे हम ब्लू होल के नाम से जानते हैं। अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता तो आप इसे आसान भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि ये जगह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। खैर, मजाक से बाहर निकलकर असल बात करते हैं तो इसकी असल सच्चाई है कि ये एक बहुत बड़ा मरीन सिंक हॉल है। और एक समय था जब इस ब्लू हॉल को दुनिया की 5 सबसे मशहूर स्कूबा डाइविंग्स की जगहों में गिना जाता था। 70 के दशक में यहाँ पहली बार जहाजों को अंदर घुसाया गया, मतलब इसके ऊपर तैराया गया, ताकि इसकी असल गहराई को नापा जा सके, जिसमें सामने आया कि द ग्रेट ब्लू हॉल तकरीबन 410 फीट गहरा है। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसकी इस गहराई से संतुष्ट नहीं है। ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग इसके बारे में अपनी अलग ही कहानी बताते हैं। दिसंबर 2018 में 2 सबमरीन्स को इस हॉल के अंदर भेजा गया, जिनके अंदर सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, जिसकी सहायता से इस ब्लू हॉल का एक 3D मैप तैयार किया जाना था। और इस स्कैनिंग में सामने आया कि तकरीबन 300 फीट की गहराई पर जाने के बाद इस ब्लू हॉल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर सामने आ जाती है। इसकी वजह से कोई भी इंसान उस लेयर को पार करके नीचे नहीं जा सकता, और जिसने ये पार करने की कोशिश की, फिर उसकी तैरती हुई लाश ही ऊपर आती है। खैर, इसके नीचे का असल सच क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया। रेड क्रैब माइग्रेशन। बेशक केकड़े ज्यादा तेज नहीं चलते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये प्रवास नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है जब क्रिसमस आइलैंड पर मौजूद सभी लाल केकड़े एक साथ अपने ट्रिप को शुरू करते हैं। ये केकड़े वैज्ञानिकों के लिए गिफ्ट सामान है, क्योंकि इनसे उनको प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और यही आइलैंड है पूरी दुनिया में जहां से दुनिया के सबसे बड़े प्रवासों में शामिल एक प्रवास शुरू होता है। 2020 के हिसाब से इस साल तकरीबन 4.5 करोड़ केकड़ों ने यहाँ से अपना प्रवास शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जानवरों को प्रवास करने की क्या जरूरत आन पड़ी, तो जवाब है कि इन जानवरों ने ये प्रवास वाला काम हाल ही में शुरू किया है, क्योंकि अब इनके अंडे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। ये जैसे ही अंडे देते हैं, तुरंत चींटियों की कॉलोनी इनके अंडों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इनकी तादाद बहुत कम होती जा रही थी। इसलिए मजबूरन इन बेचारों को अब ऐसी जगह जाकर अंडे देने पड़ते हैं जहां कोई चींटियां ना आ पाए। ये प्रवास अक्टूबर एंड या फिर नवंबर की शुरुआत में शुरू होता है, और ये केकड़े हमेशा चांद को देखकर अपने रास्ते का अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो जगह इनको सुरक्षित लगती है ये वहां पर अपने अंडे दे डालते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट केटी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।